very important topic about exam point of view and also for interview questions. Stress strain curve for ductile material. You know that ductile material, it is the formation of thin wire. Okay? So how the formation of thin wire will be occurs, that we are discussed. So first, the curve being between stress versus strain, strain on x-axis and stress on y-axis. So now you already seen this curve. First of all, state their curve again increases, again decreases. So what is it means? From O to A, that point is called as proportional point or proportional limit. Okay, proportional limit it means अगर आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, अगर वो फोर्स अप्लाई नहीं करने के बाद क्या हो रहा है, बॉडी विल गेट इनटू डिफॉर्मेशन स्टेट, दैट इज चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स, बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मींस क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शेप चेंज हो रहा है. जैसे फोर्स रिमूव हो रहा है, रिमूव कर रहे हैं आप, बॉडी अगेंस्ट ओरिजिनल शेप में आ रही है. हर एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है. दैट्स व्हाई O to A, from curve O to A, that is called as a proportion limit. Okay. Now A to B, that is called as elastic limit. Elastic limit. What is the name of elastic limit? Elastic limit, it means every body has a property that will be extend up to certain elastic limit. Means एक रबर की उसकी कैपेसिटी है, वो उतने एक लेवल तक वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड हो सकता है. आफ्टर दैट इट विल ब्रेक. सेम हर एक मटेरियल के अंदर ऐसे प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. तो कर्व फ्रॉम A to B, that is called as elastic limit, and this curve is non-linear curve. Why? Because the shape will be changes according to the application of forces. Hence, this curve is called as a elastic limit. In short, it is also called as a end point of the elastic limit. Now, if we are applying more force on the body, then what will happen? So now, at point C, here point C is on the top portion. That point C is called as upper yield point, and point D in lower portion, that is called as a lower yield point. अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें है, अपर हिल पॉइंट लोअर हिल पॉइंट में डिफरेंस क्या रहता है. तो फर्स्ट डिफरेंस, तो इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है O to A क्या है, A to B क्या है. इट डजंट मैटर. द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अपर हिल पॉइंट एंड लोअर हिल पॉइंट. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? तो मेन डिफरेंस क्या है, लेट अस कंसीडर रेक्टेंगल और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. एक रेक्टेंगल ही नहीं, एक कोई भी पार्ट ले लो बॉडी का. बॉडी अगर देखो इसकी कैपेसिटी है ना, इसकी कैपेसिटी सस्टेन करने की कैपेसिटी है 10 न्यूटन. उसकी कैपेसिटी है सस्टेन करने की. अगर मैं 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पार्ट के ऊपर, आई एम अप्लाइंग 8 न्यूटन, हियर आई एम अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स ऑन दैट पार्ट. देन तो क्या होने वाला है, 8 न्यूटन अप्लाई किया टेंसाइल फोर्स, तो बॉडी क्या होगी, एक्सटेंड हो सकती है. अगेन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी कम्स टू ओरिजिनल शेप एंड साइज. अगर मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बॉडी एक्सटेंड आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी कम्स टू ओरिजिनल शेप एंड साइज. बट अगर मैंने 11 अप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटी थी 10 न्यूटन, बट आई एम अप्लाइंग 11 न्यूटन फोर्स ऑन दैट बॉडी. तो बॉडी का बना शेप तो चेंज होगा, बट जैसे मैं फोर्स रिमूव करूंगा ना, वहां से क्या होगा, बॉडी कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज आई एम अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स. मींस कैपेसिटी से उससे ज्यादा फोर्स हमने अप्लाई किया, तो बॉडी के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट होगा, और दैट चेंजेस विल कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अपर हिल पॉइंट लोअर हिल पॉइंट कम्स. हमने अगर इससे भी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, कैपेसिटी तो 10 न्यूटन है, लेकिन हमने अप्लाई किया 15 न्यूटन, तो क्या हो सकता है, इफ यू आर अप्लाइंग 15 न्यूटन ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, अगर कोई भी पार्ट अगर देखेंगे ना, ब्रेक डायरेक्टली एक्सटर्नल से नहीं होता है, वो इंटरनली ब्रेक होते रहता है. तो कैसे होता है ना, उसका एक सिंपल रीजन रहता है, व्हेन यू आर अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी,
then there is inside the material there is formation of small holes. There is a formation of small holes internally. I am talking about internally. There is a formation of small holes. This point is called as a upper yield point. Upper yield. What is meaning of yield? Yield means that is called as changes in size and shape. This is called as yield. तो इंटरनली इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल होल्स क्रिएट होते हैं, वो अंदर के पार्ट को डायरेक्टली क्या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट होते हैं। तो आप बोलेंगे तो लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट ऊपर क्यों आ जाता है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे B से उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगा, देन दिस स्ट्रेस विल बिकम्स, दैट्स व्हाई B से ऊपर ये वो C पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए उसके अंदर क्या स्मॉल होल्स क्रिएट होते हैं एट दिस पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। Yield is change in dimension of the body internally. Now अभी आप बोलेंगे D is called as lower yield point, वो अभी नीचे क्यों आया, उसका भी एक रीजन है। हमने क्या किया, अगर आप कर्व अंडरस्टैंड करेंगे तो देखो C पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है as compared to B, and on point number D stress which is less as compared to C। तो यहाँ पे हमने तो C पॉइंट के ऊपर तो ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, होल्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे D पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, स्ट्रेस कम किया, तभी भी स्ट्रेन कैसे बढ़ रहा है। अगर C पॉइंट के ऊपर देखो स्ट्रेस अप्लाई किया तो हमारा स्ट्रेन देखो कितना था, यहाँ तक था। D पॉइंट के ऊपर हम स्ट्रेस तो कम कर रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेन हमारा बढ़ रहा है। तो इतने पोर्शन में हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, C पॉइंट के ऊपर तो हम स्ट्रेस बढ़ा रहे तो स्ट्रेन इतना है, और D पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम कर रहे तभी भी स्ट्रेन हमारा बढ़ रहा है। बिकॉज द रीजन इज दैट आपका प्लास्टिक जलता है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट होती है। तो देखो ये यहाँ पे ना छोटे छोटे दो होल है ना, तो फर्स्ट होल क्या बोलता है, तू भी एक होल है, हम दोनों एक साथ आते हैं, तो यहाँ पे होता है एक बिगर होल। सिमिलरली एक दूसरा वाला होल ऐसा आता है, सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे छोटे छोटे होल्स फॉर्म करते करते एक बड़े होल क्रिएट होता है। सिमिलरली ये दो बड़े होल्स एक कोलैबोरेशन होकर एक बिगर होल्स क्रिएट होता है। सिमिलरली दिस, तो ऐसे बिगर होल्स क्रिएट होते हैं। मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेस तो कम कर रहे हैं, तो अगर पहले मैंने 15 अप्लाई किया था, अगर मैंने यहाँ पे 13 भी अप्लाई किया ना, तभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर के मटेरियल के अंदर के इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, शेप चेंज हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता, उसके अंदर जो ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे जो स्मॉल होल्स थे वो ब्रेक हो चुके थे। यहाँ पे बिगर होल्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बिगर होल्स, हेंस at a lower yield point there is a strain will be increases। तो देखो आप यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और एट अपर यील्ड पॉइंट स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा पहले लोअर यील्ड पॉइंट से थोड़ा सा कम है। तो नाउ अगर मैंने 18 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 18 न्यूटन, तो क्या हो सकता है, इसकी कैपेसिटी तो 10 न्यूटन है और हम अप्लाई कर रहे हैं 18 न्यूटन, ब्रेक हो सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मटेरियल मैन्युफैक्चर करते ना, उसके एनवायरनमेंट कंडीशंस के ऊपर, मतलब ये पार्ट कहाँ पे जाने वाला है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 18 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर 10 न्यूटन उसका भी कैपेसिटी भी रहेगा ना, इट कैन आल्सो सस्टेन अप टू 18 न्यूटन। मतलब जो मैन्युफैक्चर जो करते हैं ना, वहाँ पे ऑलरेडी 10% हम वो कैपेसिटी ले सकता है, उतना लोड का, उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन देते से हम ऑलवेज क्या कहते हैं, -10% वहां पे क्या देते यूज करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, वहां पे एक एप्रोप्रिएट रेंज में यूज करेगा, और वहां पे ब्रेक होने के चांसेस भी कम रहे। ठीक है, तो 18 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया ना, तो दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड मतलब क्या, मैक्सिमम लोड वी कैन अप्लाई ऑन द मटेरियल। तो दैट अगर मैक्सिमम लोड अप्लाई करें तो उसका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, बट अब स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन मिला के ना, यहाँ पे पॉइंट E क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे दिस पॉइंट इज बिगर एज कंपेयर टू C, दैट E पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट पॉइंट। नाउ अगर मैंने 18 न्यूटन से ज्यादा, अगर मैंने 22 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, 22 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल के अंदर शेप तो चेंज होते ही जाएंगे, लेकिन इतने शेप चेंज हो जाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस तो इंक्रीज हो रहा है,
लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस भी हमारा डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेन क्या हो रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनली ऑलरेडी क्या हो गए, होल्स ज्यादा ज्यादा क्रिएट हो गए। तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहां पे आपका स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपका स्ट्रेन टोटल कन्वर्ट होता है स्मॉल होल्स इनटू बिगर होल्स, और एक पॉइंट के ऊपर वहां पे आके मटेरियल यहाँ पे आके क्या होता है, ब्रेक होता है। दैट ब्रेक इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। द पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस तरह से डक्टाइल मटेरियल में शेप चेंज होना स्टार्ट होता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थिन वायर। तो थिन वायर कैसे फॉर्म होती है, पहले ये उसका प्रोसीजर, प्रोपोर्शनल, इलास्टिक, अपर, लोअर, देन अल्टीमेट एंड लास्ट इज योर ब्रेक। Okay, now student, next curve that is called as a stress strain curve for brittle material. Now in brittle material, on x axis strain, on y axis which is stress. Diagram is same, but here only 2 points are missing out, upper hill point and lower hill point. Now from point O to A, that point O to A is called as proportional limit. Means again same concept, if we are applying force on the part of body get deformed, and if we remove the force on that body, then body comes into original position. That is called as proportional limit. Again from A to B which is indicated by elastic limit, that is A to B which is elastic limit. That elastic limit means the body has maximum capacity which can be elastic, means बॉडी के अंदर ये इतनी कैपेसिटी, उसका एक्सटेंशन होने की जो लास्ट कैपेसिटी क्या रहेगी, अप टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड एज ए टू बी इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. ओके, एंड लास्ट थर्ड इज ई पॉइंट. ई पॉइंट दैट इज इंडिकेटेड बाय अल्टीमेट पॉइंट. पॉइंट ई इज कॉल्ड एज अ अल्टीमेट पॉइंट. अल्टीमेट point. That ultimate point which indicate that means we are applying maximum force on the part of a body, then the body will be get into deformation state, then the point is called as ultimate point. Means body के ऊपर maximum force हम क्या करें, apply कर रहे हैं, that is called as ultimate point. Now next which is F, that is called as point F which is called as breaking point. Point F which is called as breaking point. ब्रेकिंग पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो अल्टीमेट पॉइंट के पॉइंट ई के ऊपर क्या है, कर्व सबसे हाईएस्ट था. व्हेन वी कम्स टू द एफ पॉइंट, दैट इज वेयर ब्रेकिंग पॉइंट, कर्व डाउनवर्ड हो रहा है. क्यों डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, स्ट्रेस हम कम कर रहे हैं बट हमारा स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. बिकॉज अल्टीमेट पॉइंट जब था तभी मटेरियल के अंदर जो इंटरनल फ्रैक्चर थे वो ऑलरेडी बढ़ चुके थे. इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटरनल फ्रैक्चर अपने आप बढ़ के वहां पे एक पॉइंट ऐसा आया कि मटेरियल अपने आप अंदर से ब्रेक हो गया. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट. तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल. नाउ नेक्स्ट टर्म which is called as Poisson ratio. That Poisson's ratio which is defined by letter symbolic equation which is by mu. Poisson ratio, that is symbolic equation which is mu or 1 upon m. Now it has a ratio formula. It is defined as the, it is minus first in terms, it defined as the ratio of lateral strain upon linear strain. It is defined as the ratio of lateral strain to the linear strain. That mu is equal to minus lateral strain denoted by E stand for lateral strain, LS stand for lateral, divided by E stand for strain, linear stand for L. So this is the basic formula mu, which is minus E lateral, that is minus lateral strain upon linear strain. Now it has a range in between, it has range in between 0 to 0.5. Now this 0.5 has maximum limit. यही लिमिट हाईएस्ट क्यों है, तो हम नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे. नाउ
जीरो किस कौन सा एग्जांपल है? जो कॉर्क मटेरियल रहता है, कॉर्क मटेरियल, उसका लिमिट मतलब उसका पॉइजन रेशियो क्या रहता है? जीरो। दैट इज कॉल्ड जीरो किसका है? पॉइजन रेशियो। और जो रबर रहता है ना, रबर मटेरियल, उसका पॉइजन रेशियो मैक्सिमम कितना रहता है? 0.5। तो मिनिमम एग्जांपल, मिनिमम मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो क्या रहेगा? जीरो। दैट इज एग्जांपल इज कॉर्क। एंड मैक्सिमम मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो क्या रहेगा? 0.5। दैट इज एग्जांपल इज रबर। Now student, next topic is modulus of rigidity. Its symbolic relation which is C, G or N. It is defined as the ratio of shear stress upon shear strain. Shear stress upon shear strain. Shear stress denoted by small q, shear strain denoted by 5. So G is equal to small q upon 5. Next topic which is called as bulk modulus. Bulk modulus is denoted by K. It is defined as the ratio of direct stress. It is defined as the ratio of direct stress upon volumetric stress. Upon volumetric strain. It is defined as the ratio of direct stress upon volumetric strain. It is symbolic relation which is direct stress, it is denoted by sigma, that is called as normal stress, divided by volumetric strain. Strain for E, volumetric stand for base में क्या लिख रहा हूं मैं? V, that is called as volumetric strain. Okay. Now its unit of bulk modulus which is K is equal to, स्ट्रेस का यूनिट आपके पास मालूम है, न्यूटन पर mm स्क्वायर. The unit of stress which is न्यूटन पर mm स्क्वायर divided by volumetric strain. Volumetric strain again strain curves, hence it has no unit. तो जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस का जो यूनिट रहेगा वही यूनिट किसका रहेगा? बल्क मॉडुलस का यूनिट रहेगा. ओके. तो नाउ दिस इज SI यूनिट ऑफ, देयरफॉर SI यूनिट ऑफ K is equal to Newton per mm square. Okay. Now next, the relation between EG and K. First of all, we have to know the first two relation. The relation which is relation between EG and K. You already know what is the meaning of E, that is called as modulus of elasticity or called as Young modulus. What is the meaning of G? Modulus of rigidity. What is the meaning of K, which is called as bulk modulus? So now first of all, two basic relation which is first relation E is equal to 2G into 1 plus mu. E is equal to 2G into 1 plus mu. That mu is called as Poisson ratio. Second relation, E is equal to 3K into 1 minus 2 mu. That is called relation between E, G and mu. This is the relation between E, K and mu. But we have to find out relation between E, G and K. Hence, the relation between E, G and K, which is equal to EG is equal to 9GK minus 3KE. So this is the relation between E, G and K. EG is equal to 9GK minus 3KE. This is the relation between E, G and K, where E is Young modulus, G is modulus of rigidity, and K is called as bulk modulus. Okay.